जय भीम साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल आंबेडकर कारवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम भीमा कोरेगांव की लड़ाई के बारे में बात करेंगे। यह लड़ाई क्यों शुरू की, कब शुरू की, किस किस के बीच में यह लड़ाई हुई थी, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे और इस लड़ाई का आज के परिप्रेक्ष्य में क्या संबंध है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं भीमा कोरेगांव की कहानी या इतिहास। साथियों, 1 जनवरी 1818 का वह दिन था जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक और दूसरी तरफ पेशवाओं के सैनिक आपस में उनकी भिड़ंत होती है और वह लोग महाराष्ट्र के पूना से 40 किलोमीटर के आसपास भीमा कोरेगांव नाम है उस जगह पर उनकी भिड़ंत होती है और उनका युद्ध होता है और इस जगह को भीमा कोरेगांव के नाम से जाना जाता है। और जिस दिन यह युद्ध हुआ उस दिन की तारीख थी 1 जनवरी 1818। यह युद्ध पूरे 12 घंटे तक चलता है। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी में ज्यादातर सैनिक महार समुदाय के थे अर्थात शूद्र समुदाय के थे और दूसरी तरफ पेशवाओं की सेना थी और पेशवा ब्राह्मण समाज के प्रतीक थे। साथियों, इस लड़ाई में जिस तरीके से अब जो महार समुदाय के सैनिकों ने अपना जोश और जाबाजी से लड़े हैं तो उसकी वजह से उन्होंने पेशवाओं की 28,000 सैनिकों को मार काट डाला और दूर दूर तक खदेड़ दिया और अंत में जीत ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक महार समुदाय के लोगों की होती है। साथियों, दरअसल यहाँ पर जो ये लड़ाई थी उसमें अगर कोई कह सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में महार समुदाय ने ये लड़ाई भारत देश के पेशवाओं के साथ लड़ी और उन्होंने पेशवाओं के साथ या कह सकते हैं कि भारत देश के साथ देशद्रोह किया या गद्दारी की। पर यहाँ सवाल देशद्रोह या गद्दारी का नहीं है। दरअसल बेशक वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहे थे परंतु उनके अंदर की लड़ाई अपने आप में मनुवाद के खिलाफ की लड़ाई थी। उनकी लड़ाई जातिवाद के खिलाफ लड़ाई थी। उनकी लड़ाई सम्मान की लड़ाई थी क्योंकि उनके साथ जो दमन हो रहा था, जो अत्याचार हो रहा था और आज तक के इतिहास में किसी भी राजा ने इतना अत्याचार नहीं किया होगा जितना पेशवाओं ने दलितों और शूद्रों के साथ अत्याचार किया था। उसी अत्याचार के सामने इन्होंने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी थी। साथियों, मैं आपको थोड़ा इतिहास में बताना चाहती हूँ कि किस तरह का दमन, अत्याचार, शोषण, प्रताड़ना, वेदना शूद्र समाज और महार समाज को दी जाती थी वो आज मैं थोड़ा आपको संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। साथियों, इन मनुवादी पेशवाओं ब्राह्मणों ने शूद्र समाज के लिए ऐसे ऐसे नियम बनाए थे कि जो हम आज की तारीख में कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरीके से इन लोगों ने ये नियम को पालन किया होगा। साथियों, जो शूद्र समाज के लोग थे उनके मुंह में एक मटकी लटका दी जाती थी ताकि अगर उनका थूक भी गिरे तो उस मटकी में गिरे और गलती से भी जमीन पर उनका थूक ना गिरे। इसके बाद उनके कमर में एक झाड़ू बांध दी जाती थी ताकि जहां जहां से दलित समाज, शूद्र समाज का व्यक्ति, महार समाज का व्यक्ति गुजरे तो उसके पदचिन्हों का निशान भी उस झाड़ू से मिट जाए। इतना ही नहीं, उनको सर पे एक सफेद साफा जैसा पट्टी बांध देकर चलना पड़ता था और तो और पैरों में घुंघरू या घंटी जैसा कुछ बांध के चलना पड़ता था ताकि यदि वो चले तो दूर दूर तक सबको पता चल जाए कि कोई शूद्र, कोई महार या कोई अछूत चला आ रहा है। साथियों, उनको अपने घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। चिलचिलाती कड़ी धूप में ही वे अपने घर से बाहर निकल सकते थे क्योंकि उस समय की जो परछाई होती है वो सबसे छोटी होती है। इस वजह से जो दूसरे समाज के लोग थे, मनुवादी सामंती लोग थे, वह लोग शूद्रों की परछाई भी अपने ऊपर पड़ने नहीं देना चाहते थे। इस वजह से उनको चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकलने की
अनुमति थी, इसके अलावा वे घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। इस तरह से भीमा कोरेगांव की लड़ाई को या युद्ध को जो महार समाज के, जो शूद्र समाज के, जो अछूत समाज के लोग थे, उन्होंने अपने आत्मसम्मान के युद्ध की तरह से देखा और एक एक महार सैनिक ने 56 पेशवा के सैनिकों को मार काट के खत्म किया और खदेड़ खदेड़ के दूर भगा दिया। और तभी से साथियों ये कहावत बन गई कि 56 का सीना लेके चलने वाले लोग हैं, अर्थात जो बहुत बहादुर होते हैं, शूरवीर होते हैं, जिनके अंदर शेर का सीना होता है, उसी को ही अपने आप को कहता है कि मैं 56 का सीना लेके चलता हूं या मेरी छाती 56 की है। तो साथियों ये कहावत भीमा कोरेगांव की वजह से बनी है, क्योंकि 500 सैनिकों ने पेशवा के 28,000 सैनिकों का मुकाबला किया और अंत में जीत होती है तो महार सैनिकों की जीत होती है। अब साथियों भीमा कोरेगांव का युद्ध 1818 में लड़ा गया और उसके बाद 1851 में अंग्रेजों ने महार समुदाय के शौर्य को बिरदाने के लिए उन्होंने एक शौर्य स्तंभ भीमा कोरेगांव में बनवाया और उसके बाद से भीमा कोरेगांव को एक शौर्य स्थली के रूप में जाना जाने लगा। 1927 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी भीमा कोरेगांव की मुलाकात ली, शौर्य स्तंभ की मुलाकात ली और तब उन्होंने बताया कि यदि दलितों को, शूद्रों को, महार समाज को मौका मिले तो वो क्या नहीं कर सकते हैं। अब साथियों जनवरी 1818 में तो युद्ध लड़ा गया, पर आज की तारीख में उसका क्या प्रासंगिकता है, क्या औचित्य है, उसके बारे में भी यहाँ मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहती हूँ। दरअसल 1818 के युद्ध के बाद 2018 में इस युद्ध के 200 साल पूरे हुए और इन 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जितने भी दलित समाज से जुड़े हुए सामाजिक कर्मशील हैं, चिंतक हैं, उन लोगों ने ये तय किया कि हम इस अवसर को बहुत अच्छी तरीके से मनाएंगे और एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में और ज़्यादा अच्छी तरीके से मनाएंगे, क्योंकि 200 साल शौर्य दिवस के पूरे हो रहे थे। साथियों 31 दिसंबर 2017 में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में बीजी कोलते पाटिल और उस मीटिंग में रिटायर्ड जजेस बीजी कोलते पाटिल, पीपी सावंत, उमर खालिद, जिग्नेश मेवानी जैसे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कर्मशील, लेखक, प्रोफेसर, चिंतक सब इकट्ठे हुए और तब ये फैसला लिया गया कि इस दिन को हम बहुत अच्छी तरीके से मनाएंगे। दूसरे दिन अर्थात 1 जनवरी 2018 के दिन बहुत सारे पूरे देश भर में से लोग भीमा कोरेगांव इकट्ठे हुए शौर्य स्थल पर, शौर्य स्तंभ के पास। वहां पर यह एक समारोह का आयोजन चल रहा था और तभी अचानक कहीं से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, लोगों के बीच में दौड़ धूप बढ़ जाती है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, कुछ लोग यहाँ पर गाड़ियों को जला देते हैं और जो दंगे हो जाते हैं उस दंगे में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और फिर उसके बाद FIR दर्ज की जाती है। इसमें जो FIR दर्ज की जाती है वह FIR UAPA जैसे एक सख्त कानून के तहत FIR के अंदर सेक्शंस लगाई जाती हैं और जो अम्बेडकरवादी थे, जो कर्मशील थे, जो सामाजिक कर्मशील थे, लेखक, पत्रकार, प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, ऐसे लोगों का नाम इस FIR में दर्ज किया जाता है और बाद में उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है और इन पूरे दंगों का जिम्मेदार एल्गार परिषद को माना जाता है। इसके बाद इस मामले की तहकीकात करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दिया जाता है और साथियों इसके अंदर लगभग 16 जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिसमें वकील सुरेंद्र गाटलिंग, सुधीर धवले, रोना विल्सन, शोभा सेन, महेश राउत, कवि वरवर राव, सुधा भारद्वाज, अरुण फेरेरा, वेनोन गॉन जॉल्विस, पत्रकार गौतम नवलखा, प्रोफेसर
आनंद तेलतुंबड़े, फादर स्टैन स्वामी, हैनी बाबू, सागर गोरखा, रमेश गैचौर, ज्योति जगताप जैसे लोगों को जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, आदिवासियों की, गरीबों की, मजदूरों की या अम्बेडकरवादी थे, उन सब लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथियों, अब हालात ये है कि गिरफ्तारी के 5-5 साल होने के बावजूद भी इनमें से कई लोग जेल में हैं और उनमें से एक फादर स्टैन स्वामी की तो जो 84 वर्ष के थे, वृद्ध थे, उनकी तो मौत जेल में ही हो गई है। इसके अलावा प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को 2 साल के बाद जमानत मिली। लेखक, पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, परंतु उसके बाद उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया है। सुधा भारद्वाज को 2021 में मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत दी है। लोक कवि वरवर राव को उनकी खराब सेहत के देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। इस तरीके से 5-5 साल तक अरेस्ट होने के बावजूद भी आज तक यह केस ट्रायल पे नहीं आया है और इस पे कोई ट्रायल शुरू नहीं हुई है। तो साथियों, आज इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको भीमा कोरेगांव के इतिहास के बारे में, स्वाभिमान की लड़ाई के बारे में और साथ ही उसका आज की तारीख में किस तरीके से संबंध है उसके बारे में बताया है। आगे और भी कुछ जानकारी वर्धक वीडियो लेके मैं आपके बीच आती रहूंगी। तब तक के लिए जय भीम। साथियों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे YouTube चैनल अम्बेडकर कारवां को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, एक्स पर भी मिल सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नए विचार और एक नए वीडियो के साथ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया।